भाई पहले तो हार्टिस्ट कंग्रेचुलेशन टू एवरीवन जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, जो लेडीज यहाँ पर हैं। ओके, सो आई टेल यू व्हाट मैटर्स इज करेज। क्लास 10th और क्लास 12th में हम ऐसी उम्र में होते हैं जिसमें हम सीख रहे होते हैं कि हमें मेहनत करनी है आगे या नहीं करनी है, हमें किस प्रकार से अपने आप को किस दिशा में लेकर जाना है। क्लास 10th और क्लास 12th में जो अपनी मेहनत करें, डजंट मैटर वो मार्क्स में या परसेंटेज में मटीरियलाइज हुआ या नहीं हुआ, इट डजंट मैटर। प्लीज मेक श्योर कि आप अपने उन फ्रेंड्स को भी बताएं जो किसी कारणवश आज यहाँ नहीं है या फिर किसी कारणवश 75% से भी ऊपर नहीं ला पाए। डज नॉट मैटर एट ऑल। मतलब मैं आज आप सब लोग जो टॉपर उनके बीच में खड़े होकर कह रही हूँ कि डज नॉट मैटर टू बी अ टॉपर। ट्रस्ट जो भी बच्चे 75% से ऊपर नहीं मिलाए उनके लिए भी है। यदि आपने अपनी मेहनत अपनी तन्मयता सीखी है, यदि आपने अपनी मेहनत पूरी मन सीखी है, तो वो जिंदगी भर का एक थ्रेशोल्ड सेट हो जाता है कि ये ही मेहनत हमें करनी है आगे हर जगह और आगे हर स्थान पे, हर पोजीशन पर। अब ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब मैं अपनी CSE की प्रिपरेशन कर रही थी, अपने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की, मैंने जितनी क्लास 12th मेहनत की उससे ज़्यादा ही पढ़ी था, उससे ज़्यादा ही मेहनत करती थी। बट फिर भी क्योंकि मैं क्लास 12th में इतने 9 स्टेज पे थी, ऐसी वल्नरेबल स्टेज पे थी कि उस वक्त मुझे पता नहीं था कि मैं मेहनत करके क्या ही हो जाएगा, मैं कितने ही नंबर ला पाऊंगी, या फिर मैं किसी लालच में भी मेहनत नहीं करती थी। मैं मेहनत करती थी क्योंकि मुझे मजा आता था पढ़ने का। मैं सिर्फ अपना एग्जाम्पल नहीं देती हूँ, आई एम नोवेयर नियर टू बी अ गुड एग्जाम्पल, बट मैं उनका एग्जाम्पल दे रही हूँ जो मेरी समझ और विवेक से अभी डेवलप हो पाई है कि आपने जितनी मेहनत क्लास 10th और 12th में कर ली, आपकी आगे आने वाली जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में वो मेहनत करनी है, उसका साहस आप हमेशा 10th और 12th से ही बटोरें, क्योंकि ये स्टेज आपको बना रही होती है, आपके कच्चे घड़े को शेप कर रही है। तो जो क्लास 10th के बच्चे हैं उनसे मेरा और दरख्वास्त है कि आगे आने वाले 2 साल मन से मेहनत कीजिए क्योंकि आपको मजे आ रहे हैं पढ़ने का। जो नहीं समझ में आए उन कॉन्सेप्ट को पोक करके अपने टीचर से दोबारा पूछिए, नहीं टीचर से भी क्लियर हो रहा है, यूट्यूब पे जाइए, various websites are available where you can go and find the current concepts and conceptualization of the topic. ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर इस पूरी बैठक से, अगर आप मेरे इस बोलने से कुछ भी एक चीज़ लेकर जाना चाहते हैं, एक बहुत छोटा अनुरोध है, सिर्फ इतना लेकर जाएं कि अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही विविडली क्लियर करें। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हैं और उसके बाद भी मार्क्स आना बहुत आसान है, मार्क्स आना बिना कॉन्सेप्ट क्लियर, मैं ये नहीं कह रही हूँ मार्क्स लाना आसान है, बिना कॉन्सेप्ट क्लियर किए भी मार्क्स लाना आसान है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करके मार्क्स लाना आपकी जिंदगी बनाता है। आगे आने वाले बहुत सारे टफ कॉम्पिटिशन्स में आप बैठेंगे, नोबडी इज एवर गोइंग टू आस्क कि आपके मार्क्स क्या है, बट एवरीबडी इज गोइंग टू आस्क कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है कि नहीं। हर एक एग्जाम आपके कॉन्सेप्ट्स की ही बात करेगा, आपके कॉन्सेप्ट्स पे ही फोकस करेगा। बी एनीथिंग, बी आर्ट्स, बी कॉमर्स, बी साइंस, मैथ्स, व्हाटएवर, योर कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। अभी जो बेस बनता है दैट स्टेज फॉरएवर। अभी जो आप बेस बनाएंगे इट इज गोइंग टू स्टे विद यू टिल द एंड ऑफ योर करियर और मे बी टिल द एंड ऑफ योर लाइफ, बिकॉज लाइफ इज अ लर्निंग रोड। आप एंड तक सीखते रहते हैं। मैं अभी भी सीखती हूँ, 10 कॉन्सेप्ट्स मेरे अभी भी क्लियर नहीं है, आई रिविजिट देम एंड आई ट्राई टू क्लियर देम आउट। तो मेक श्योर कि इस चीज़ पे आपका होल्ड है। मूविंग ऑन, क्लास 12 के बच्चे अब आगे जाएंगे, जीवन में कुछ और बेहतर करेंगे, अलग अलग स्ट्रीम्स चुनेंगे, अलग दिशाओं में जाएंगे। आप सबको मेरा बहुत 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 मेरी शुभकामनाएं। मेरा तहे दिल से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और आशा देने की इच्छा है मेरी कि आप जीवन में जिधर भी जाएं मन से काम करें। दोस्तों, कहीं भी आप जाओगे, अगर आप मन लगा के और पैशन से वो काम नहीं करते हो तो उस काम का कोई महत्व नहीं रह जाता है। जी तो हर व्यक्ति रहा है, लेकिन अगर हम किसी नई दिशा में, एक नई तरीके से, एक नई सोच, एक नए रिबेलियन के साथ जीना चाहते हैं, एंड आई यूज द वर्ड स्पेसिफिकली रिबेलियन। व्हाई रिबेलियन? बिकॉज दिस इज द एज व्हेन यू लर्न योर ओन आइडेंटिटी। आप अपनी इंडिविजुअलिटी सीख रहे हैं। हम अगर उसी सोसाइटी के ढर्रे को मानते हुए, समझाते हुए, समझते हुए चलते जाएं तो हम में और उसमें क्या अंतर है जो नहीं सोच पाता है, जिसकी वो कॉग्निटिव इंटेलिजेंस डेवलप नहीं हुई है। हमारी कॉग्निटिव इंटेलिजेंस एज अ होमो सेपियन एज ह्यूमन डेवलप है। So I think that is the most important thing कि we find our rebellion. So दूसरी चीज़ if you would like to take from whatever I'm saying is find your own rebellion. आप किस चीज़ के लिए rebellious हो, क्या आपके लिए ज़रूरी है, किस चीज़ के लिए आप विद्रोह कर सकते हो, वो जानना ज़रूरी है, वो समझना ज़रूरी है। और वो एक खूबसूरत चीज़ होनी चाहिए जो आपको ज़िंदगी में हमेशा मोटिवेट करे। मेरे लिए वो मेरी क्रिएटिविटी है।
I can always rebel for creativity. That is me. And मैंने बहुत later stages पे आगे जाके realize किया. But मैं चाहूँगी आप खुद ढूंढो, खुद सोचो, ponder करो. What is your rebellion? So conceptualization, rebellion, and your own identity and individuality. आप सबकी खुद की एक आइडेंटिटी होनी चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि ये मेरी पहचान है, ये मेरी आइडेंटिटी है. This is what I associate with. ये मैं हूँ. मैं किस तरीके से होना चाहता हूँ या मैं किस तरीके की बनना चाहती हूँ. इस पे रिसर्च करिए, पॉन्डर करिए, ढूंढिए. Finding your own identity is the most important thing of this teenage and the people who are just stepping on their adulthood. So I think I'm making a point. Am I making my point? क्या मैं बात तो समझ में आ रही है मेरी क्या? ऊपर से जा रहे हैं. बात इस है, the world is open for opportunities. Everything is available out there on a silver platter for you. आप ढूंढोगे तो मिलेगा. और as well as हमारी गवर्नमेंट भी इस चीज़ में पूरा पुश कर रही है कि हर उस बच्चे को जो जिस दिशा में जाना चाहता है उस दिशा में जाए. आपको कहीं कोई समझने में दिक्कत हो, कोई भी आवश्यकता हो, you have all the platforms available. You can always contact me, Abhishek ji, your sir, St. Xavier's principal sir, the chairman sir, anyone whom you think as who can help you. Always reach out to people and go easy on yourself as well थोड़ा. ठीक है, नहीं आया, नहीं हुआ, ठीक है. Give yourself another try. अपने आप को माफ करना सीखो, एक और प्रयास करना सीखो. जीवन सिर्फ प्रयासों का ही एक बंधन है, एक लूप है. हम जितनी कोशिशें करते जाएंगे, चाहे सफल हो या असफल हो, वो हमारे हाथ में नहीं है. प्रयास करना और प्रयास करना और प्रयास करना का ही विशेष एक वर्चुअस लूप है, नॉट विशेष, वर्चुअस लूप है, which helps you grow in life. Thank you so much. Congratulations all of you, all the best. बहुत 75% से ऊपर वालों को बुलाया गया है. इससे कुछ ये जो कंडीशन इन लोगों ने डाला है फाउंडेशन की तरफ से, इसका क्या असर पड़ा होगा? अगर मैं पूछूं कि 75% इन्होंने ये कॉन्स्टेंट डाल दिया कि 75% से ऊपर वालों को मैं बुला रहा हूँ. कोई तो होगा जो 74.8 होगा, कोई तो और भी नीचे होगा, कोई 60% से नीचे भी होगा. राइट? अगर ये मानक केवल आपको यहाँ बुलाने के लिए डाला गया है तो डेफिनेटली इस तरह के फिल्टर्स आपके लाइफ में और भी आने वाले हैं. जैसे आप अभी 10th में और 12th में 75 से ऊपर पाए हैं, ये आपने मेहनत किया और ये जो भी मार्क्स आप पाए हैं वो उससे आप सेटिस्फाइड हैं या अभी फील हो रहा है कि नहीं और हो सकता था? किसी को ऐसा फील हो रहा है कि मैं जो भी नंबर आया है या आई हूँ वो और भी अच्छा हो सकता था, ऐसा है? बहुत जरूरी है. मैं यहाँ बोलने के लिए खड़ा हूँ. मैं हाई स्कूल में मेरा 63% के आसपास है. तो अगर इस तरह का फिल्टर होता तो मुझे कोई नहीं बुलाता. राइट? 75 का फिल्टर अगर 10+2 में भी होता मैं उसमें भी नहीं आता. मेरा 72 या 72.8 है. अगर ऐसा ग्रेजुएशन, जो कि आप इसके बाद ग्रेजुएशन के लिए जाएंगे, भाई आप 10+2 कर लिए तो आप बीटेक या बीएससी या बीकॉम या बीसीए ग्रेजुएशन के लिए जाएंगे ही जाएंगे. अगर वहाँ फिल्टर होता तो मैं 60 में भी नहीं आता. 75 का जो फिल्टर आप देख रहे हैं, मेरा ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में 56% था, 5-6. तो मार्क्स इम्पॉर्टेंट तो है, बट उसके साथ जो कंसेप्ट मैडम अभी बात करें कि की कंसेप्ट जरूरी है. तो शायद मैं कंसेप्ट की वजह से यहाँ पे खड़ा हूँ. आप अगर केवल 75, चलिए आज 75 फिल्टर को लाया गया है. पहले बोला जाता था कि 75 को दूसरे वर्ड्स में बोलते हैं डिस्टिंक्शन लाना. आपने सुना होगा कि हाँ डिस्टिंक्शन लाना है उसमें, मतलब 75 से अच्छे मतलब ऊपर मार्क्स चाहिए. तो अगर इस तरह के फिल्टर आप अभी खेल रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि अगर खेल रहे हैं तो डेफिनेटली आगे फिल्टर और भी कॉम्पैक्ट होगा, मतलब और ऊपर जा सकता है. तो आप अपना जो मेहनत किए हैं उससे आपको मेहनत बढ़ाना पड़ेगा. और हाँ, कंसेप्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी कंसेप्ट, कभी कभी नहीं, हमेशा ही जो कंसेप्ट होगा आपको थोड़ा सा अलग बनाएगा. ये 3 जो चीज़ें मैंने आपको बताया, हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन,
कंसेप्ट कह लीजिए, या जो मैंने सबसे पहले पूछा कि क्या और आपको ऐसा लगा कि कमी रह गई है या मैं और नंबर पा सकती थी या पा सकता था, उसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमएससी में मेरा 96.2% है, कोई कनेक्शन नहीं है 56%, 62% या 72% और फिर 96.2%। तो चीज़ें अगर आप मेहनत करेंगे तो चीज़ें बदलेंगी। अगर आप खुद को एनालाइज करो कि नहीं मुझे अपने, जैसे आप कह रहे थे मुझे थोड़ा कम ही लग रहा है, अगर आप चाहें कि चलो कोशिश करते हैं पूरा 100% लाने की, 100% लाना ठीक है, मतलब एक टफ टास्क है, कठिन है, बट स्टिल ट्राइंग फॉर 100% डेफिनेटली आप नियर बाई पहुँचेंगे। अगर आप कोशिश ही 50 का करेंगे तो भाई 50 से तो ऊपर जा ही नहीं सकते। तो अगर आप 100 की कोशिश करते हैं तो इन फ्यूचर आप जब भी, जैसे ग्रेजुएशन आपने 75+ लाया, बहुत ही अच्छी बात है कि भाई एटलीस्ट 75 कितने बच्चे लाए होंगे, हार्डली 20% या 30% बच्चे, तो यू आर बेटर देन दो 70% डेफिनेटली। बट आपको और अच्छा होना है, क्योंकि आगे फिल्टर जैसा मुझे कॉम्पैक्ट होगा, कॉम्पिटिशन हाई होगा, तो आपको अपना जैसे होता है ना, अपने भाषा में बोले तो अपनी औकात दिखानी है। औकात पढ़ने में, किसी से मारपीट में नहीं, अपनी औकात पढ़ने में दिखाइए कि मैं कितना पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ। ये चीज़ मैंने अपने लिए किया था ग्रेजुएशन के बाद। जब मैं एमएससी करने गया था तो मैं यही सोचा था चलो देखते हैं कि अपनी औकात कितनी है, कुछ नहीं होगा तो गल्फ कंट्री में जाके कमाएंगे। लेकिन चीज़ें बदली, इंडिया में हूँ, यहीं रहेंगे, यहीं कमाएंगे। और जो चीज़ें आप देख रहे हैं चंद्रयान या बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करना, तो आप अगर कहीं पे आपके प्रोफाइल में कहीं पे भी ऐसा कुछ दिखेगा कि ये मेहनती हैं या ऐसे मार्क्स अच्छे लाना, ये मेहनत का ही भाई, आप 75 से ऊपर लाए हैं तो क्या कहेगा कि हाँ लड़के ने अच्छा मेहनत किया था, तो वो चीज़ आपको फ्यूचर में हेल्प करेगी। तो मैं यही कहूँगा कि कंसेप्ट के साथ मार्क्स पे भी ध्यान देना है, क्योंकि ऐसे फिल्टर्स आपको रोक देंगे। अगर मुझे 75 का फिल्टर लगा करके हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएशन में रोक दिया जाता तो मैं आज इस रोड में नहीं हूँ, राइट। तो फिल्टर्स आपको कहीं ऐसा हो सकता है कि आप कंसेप्ट में बहुत अच्छे हों, लेकिन कोई फिल्टर आपको वहाँ पे ड्रॉप आउट कर देगा। जैसे गवर्नमेंट की जो रिक्रूटमेंट्स होती हैं जनरली 65 लिखा जाता है आजकल, पहले 60% होता था, बढ़ा करके 65 कर दिया गया। तो एटलीस्ट आप उस फिल्टर को सेटिस्फाई करें कि एटलीस्ट मेरा टैलेंट या मुझे जो कंसेप्ट है वो कोई सुनने के लिए मुझे बुलाए, यानी इंटरव्यूज की मैं बात कर रहा हूँ। तो कंसेप्ट के साथ साथ अपने मार्क्स को धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करें। 75 है, नेक्स्ट 80, 85 आगे ले जाने की कोशिश करिए। वो एक आपको पॉजिटिव ग्रोथ आपके मार्कशीट्स के थ्रू, जो भी इंटरव्यू या कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें ये देखा जाता है कि आपका ग्रोथ पॉजिटिव है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप बहुत अच्छा मेहनत किए, उससे ज़्यादा मेहनत आप यहाँ बैठे रहने में किए हैं, इसके लिए आपको बधाई। भाई इतनी गर्मी में आप बैठे हुए हैं, और मुझे लग रहा है कुछ पेरेंट्स भी हैं पीछे, राइट, पेरेंट्स भी आए हुए हैं या जी, तो मैं उन लोगों को प्रणाम कहूँगा। और मैं कहूँगा कि बच्चों को हमेशा या बेटियों को हमेशा प्रोत्साहित करें। जैसे पढ़ाई में मैम ने जैसे बताया कि अगर कभी आपको लगता है कुछ हमें सलाह लेनी है तो डायरेक्टली हो सकता है आप मुझसे बात न कर पाएँ, मैडम से आप बात न कर पाएँ, लेकिन जो ये फाउंडेशन है इसके थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं कि भैया या चाचा, जो भी, अगर मुझे आपको लगता है कि मैं अंकल हो गया हूँ तो अंकल या भैया ये बताइए कि मैं ये पढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हूँ, इसके बाद क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये अनुभव से ही आता है। क्योंकि आप अभी क्या है, पेरेंट्स और टीचर्स की बात सुनते होंगे, टीचर अच्छा पढ़ने के लिए कहते होंगे, पेरेंट्स भी वही होंगे, लेकिन इसके बाद आप क्या कर सकते हैं। हो सकता है कि भाई आपके पेरेंट्स ज़्यादा पढ़े, जैसे मेरे पिताजी 10+2 तक पढ़े हैं, तो अगर मैं उस समय उनसे पूछता ग्रेजुएशन के बाद क्या करूं, तो डेफिनेटली वो सलाह नहीं दे पाते। तो इस तरह के सिचुएशंस होंगी कि पेरेंट्स मेहनत कर रहे हैं कि आप पढ़िए, बट अच्छा करंट
सिचुएशन के हिसाब से एक सलाह भी जरूरी है कि आप क्या पढ़ सकते हैं, क्या करें आप लोग। तो वो फाउंडेशन के माध्यम से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। जैसे ग्रेजुएशन में है तो ग्रेजुएशन के बाद जैसे हमारे पास मैसेज आते रहते हैं कि भैया कंप्यूटर साइंस से करें कि मैथमेटिक्स से करें या फिजिक्स से करें, इस तरह के मतलब डाउट जो होते हैं। तो अभी आप इंटरेस्ट हो गया, डेफिनेटली आगे ग्रेजुएशन के बाद आपको एक फील्ड चूज करना पड़ेगा कि हम किस में जाएँ, क्योंकि केवल ग्रेजुएशन से कुछ नहीं होगा। अभी करेंगे आपको ग्रेजुएशन के बाद भी सोचना है। इस तरह की अगर आपको सही मान की बात करनी पड़े तो आप फाउंडेशन के माध्यम से बात कर सकते हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा, अगर किसी बच्चे को कुछ भी अभी करंट में भी डाउट है तो हम लोग बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सम्मानित आपको किया जाएगा, आपने अच्छा मेहनत किया है। मैंने बोर्ड में 95.17% ये किया है और डिवाइडर में मेरा 6 है। मैं क्वेश्चन दोनों लोगों के लिए है कि पढ़ाई में कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, बट मेंटेन नहीं हो पाती, तो आप इसके लिए तो क्या कहेंगे? कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं बैठे नहीं बोलता हूँ पता नहीं कि जब आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि मुझे कुछ करना है तो कंसिस्टेंसी आनी मतलब उसको आना ही पड़ेगा। ये चीज़ मैंने अपने लिए एमएससी में डिसाइड किया था कि मुझे खुद को जज करना है। खुद को जज करने का मतलब मेरी कैपेबिलिटी कितने की है। भाई अगर आप खुद को जज करना चाहते हैं तो अपने शब्दों में हम बोलते हैं तुम्हारी औकात, राइट। तो जब आप सोच लेंगे कि मुझे अपनी कैपेबिलिटी चेक करनी है तो कंसिस्टेंसी आएगी ही आएगी, क्योंकि आप हमेशा उसी को देख रहे होंगे। तो ये चीज़ मैंने एमएससी में देखा था और उसी का रिजल्ट है कि मैं यहाँ पे हूँ, राइट। तो कंसिस्टेंसी लानी है तो आप एक टारगेट जो भी आप दिमाग में रखे हैं, जैसे मैंने अपने लिए रखा था कि मैं अपनी कैपेबिलिटी चेक कर रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं अपनी औकात चेक कर रहा हूँ कि एमएससी में क्या कर सकते हैं। तो पूरे एमएससी 2 साल का होता है, 4 सेमेस्टर 2 साल, उसमें लगभग 25 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, 25 पेपर्स। तो कंसिस्टेंसी आप ये कह लीजिए 25 पेपर्स में 18 पेपर्स में मेरे 100 में 100 हैं, 100। तो ये कंसिस्टेंसी कैसे आई? क्योंकि मुझे अपने को प्रूव करना था कि नहीं मैं वो 56 वाला नहीं हूँ। क्योंकि अगर आप तो अभी मतलब बहुत बाद में जन्म लिए होंगे, लेकिन जो पेरेंट्स बैठे होंगे उनको एक मूवी याद होगी, 56 के नाम से मूवी है, अब तक 56, किसी ने सुना है? अब तक 56 एक नाना पाटेकर की मूवी है। तो मुझे हमारे ही क्लासमेट्स चिढ़ाते थे अब तक 56, तो मुझे उस अब तक 56 से बाहर निकलना था और वो अब तक 56 जाके 96.2 पे एंड हुआ। तो आप खुद को टारगेट दीजिए कि नहीं मेरा ये है। अब आप खुद को टारगेट करेंगे, कंसिस्टेंसी अपने आप आएगी और कुछ नहीं है सॉल्यूशन। आप खुद को टारगेट दीजिए, किसी से कंपटीशन अलग बात है, खुद से कंपटीशन रखिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है गोरखपुर दोनों मेरा हो ही रहा है। एक्चुअली हम लोग सही तौर पे कह सकते हैं कि बोर्ड मेहनत नहीं करते हो, आप बैठ जाओ प्लीज, बोर्ड मेहनत नहीं करते और ऐसा, पर सच बताऊँ तो ऐसा नहीं है। हमारे जो बेसिकली एग्जाम्स होते हैं, चाहे सीएसई हो गया आपका या फिर आपका आगे कोई भी एग्जाम हो, मोस्टली सीबीएसई जो हमारी उनसे काफ़ी क्वेश्चंस उस पर रहते हैं और एनसीईआरटी बुक्स हमारी बेसिक कंसेप्चुअलाइजेशन पे ही बेस्ड होते हैं सरकार द्वारा जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तो किसी भी बोर्ड से हो महत्वपूर्ण ये है कि आप एनसीईआरटीज को एक बार पढ़ लें, मेरा सिर्फ ये कहना है। आप आगे मान लीजिए सिविल सर्विसेज की तरफ आते हैं या फिर आप कोई भी और पेपर देते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके उधर से ही बेस्ड होते हैं और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है एनसीईआरटी से आपके, तो मुझे लगता है आपको बहुत असर करेगा। तो मैं भी यूपी बोर्ड से थी, पर मैंने 10th और 12th की सबकी एनसीईआरटी पढ़ी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वगैरह सबकी। तो एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेना आप सब लोग, चाहे कोई भी एग्जाम देना। एनसीईआरटी इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ एनी गुड गवर्नमेंट एग्जाम विच will be conducted and which are being conducted. मैं आपकी वॉइस बहुत ठीक है, मतलब मुझे इतना पसंद आया। मैं चाह रही थी आप एक 2 लाइन बस मोटिवेशनल सॉन्ग गा दीजिए प्लीज। मैम पे कहो पुरानी मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह लो
विस्तृत सोचते हैं ये बहुत अच्छी बात है। सबका आंसर बहुत सब्जेक्टिव होगा इसमें। तो मुझे लगता है मेरे लिए मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं एक शांतिप्रिय, पीसफुल और काम इंसान बनना चाहती हूँ, एक अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ, एंग्जाइटी के साथ नहीं जीना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं हर काम अपने धीरज और धैर्य के साथ करूँ, और कोई भी काम करूँ तो उससे एक अच्छा इम्पैक्ट मुझ में बढ़े, मैं अपने आप को जानूँ, मतलब अपनी मेरी ह्यूमन कैपेबिलिटीज क्या है और मुझसे क्या करवा सकती हूँ, मुझे किस स्तर तक पुश कर सकती है, ये जानना भी मेरा एक उद्देश्य है। तो और किस कार्य को करने के लिए मुझे लगता है स्वयं को समझने के लिए अपनी कैपेबिलिटीज, अपना साहस, खुद को चैलेंज करते हुए लगा देना चाहिए, और इन सबका एक कलेक्टिव आउटपुट यही आएगा कि एक अच्छी सोसाइटी बनती है। अगर हर इंसान का स्वयं के साथ अच्छा रिलेशनशिप है तो वो समाज के साथ भी उसका अच्छा रिलेशनशिप है। तो मुझे लगता है यही एक अल्टीमेट मोटिव है। अभी इस उम्र पे तो मैं यही कह सकती हूँ, क्या पता मैं 2 साल बाद कुछ और कहूँ, पर जितना मैंने पढ़ा लिखा है, जितना समझा है, उससे मेरे हिसाब से आई वुड वांट टू अप्रिशिएट यू। बताएं ये सब्जेक्टिव आंसर का मतलब होता है कि हर इंडिविजुअल का अपना अलग अलग होगा। मेरा तो यह है कि मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि एक बार किसी से अगर मेरा परिचय हुआ, परिचय का मतलब संपर्क या बात की, अगर वो इंसान खुद डिसाइड करके अगर मुझसे आना चाह रहा है दैन इट इज फाइन। इसका मतलब ये कि मैं यही कोशिश करता हूँ कि अगर मुझसे कोई पर्सन जुड़ रहा है तो मेरी तरफ से कुछ ऐसे मिस्टेक्स ना हो कि वो हो या वो डिटैच हो जाए, चाहे वो ब्लड रिलेटिव हो, फ्रेंडशिप के थ्रू हो, या एजुकेशन के माध्यम से जुड़े हों, या प्रोफेशनल मीडियम से जुड़े हों। तो मेरा कोशिश यही रहता है, मैं अभी इसी टारगेट को लेकर चलता हूँ। मुझे लगता है इसी टारगेट को लाइफ खत्म होगी कि अगर आप मुझसे जुड़े या जैसे गुरु जी मुझसे जुड़े हैं, तो जब तक गुरु जी डिसाइड नहीं करेंगे नहीं अब से हमको नहीं मतलब नहीं रखना है, तो गुरु जी का डिसीजन होगा, मेरा नहीं होगा। ये मैं लेके चलता हूँ। और शायद कोई बच्चे लोग या ऑडिशन के जो लोग हैं 5-6 साल पहले से जुड़े हैं, जब चंद्रयान लैंडिंग के आसपास एक रैंडम कॉल के थ्रू ये लोग कनेक्ट हुए थे। किसी ने मुझे कॉल किया और बोला कि हम देवरिया से दौलत नहीं है, बस उतना ही इनफ था कि हम कनेक्ट हो गए। तो ये बच्चे लोग अगर खुद डिसाइड करेंगे ना भैया से आपका मतलब नहीं है, हम जा सकते हैं, देन दे कैन लीव। मेरा उद्देश्य रहता है कि हमारी वजह से किसी को, बस यही लेकर के मैं अपने जीवन को आगे बढ़ा दूँ और कुछ नहीं। हम लोग किसी भी कॉम्पिटिशन में या अदर किसी में भी हम लोग पार्टिसिपेट करें और हम लोगों को सक्सेस ना मिले तो हम लोग क्या करें। और आप लोगों को पकड़ना दीजिए, आप लोग भी पार्टिसिपेट किए होंगे, ये जरूरी नहीं कि सारे कॉम्पिटिशन में आप लोग को सफलता ही मिलेगी। तो अगर उस वक्त नहीं मिलेगी तो आप लोग क्या किए होगी, ये होता है। थैंक यू, प्लीज आप बैठ जाइए। इसको मैं दो पार्ट में बोलूँगी। सबसे पहला, कोई भी कंपटीशन बहुत इजीली क्रैक हो सकता है। ये मैंने बहुत बार समझा, जब बहुत बार फेल हो गई, तो ये मेरे फेलियर से मेरा लेसन है। पहला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो उसके 20 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ऐसे पता होने चाहिए जैसे कि आपको गाने पता है आपने फेल हो। ठीक है, ये मैं बता दूँ, नॉट बाई लर्न, याद करके नहीं, बाय हार्ट नहीं, आपको कॉन्सेप्ट उससे क्लियर होने चाहिए। पिछले 20 साल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको आपके फेवरेट गानों की तरह पता होने चाहिए, उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। दूसरा, उसके टेस्ट का प्रैक्टिस। मेरा ये क्वेश्चन है कि एक पढ़ने वाला बच्चा अपनी लाइफ में सिर्फ पढ़ाई ही करता है क्या? क्योंकि मैंने मतलब अपनी फैमिली के कुछ लोग से और सोसाइटी से यही अक्सर सुना है कि तुम ये काम कर रही हो, पढ़ने वाले बच्चे ये काम नहीं करते। अगर तुम पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा वर्क कर रही हो तो पढ़ने वाले बच्चे ये नहीं करते। और मैं लड़की हूँ, अक्सर मतलब मुझे मेकअप वगैरह ये सब करना पसंद है, तो मैंने बहुत लोगों से सुना है कि पढ़ने वाले बच्चे ये सब काम नहीं करते। मैं डांस करूँगी तो पढ़ने वाले बच्चे ये सब काम नहीं करते। मैं क्या पढ़ने वाले बच्चे बस पढ़ते ही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते? ये हम लोग मेरी बात, कौन है लोग जो बताते हैं पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ पढ़ते ही है? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। आप प्लीज बैठ जाइए। देखिए, अभी 12th तक ऐसा रहता है ना कि हमें पढ़ने की आदत डलवाई जा रही होती है, तो पढ़ाया जाता है कि ये हमारी बेसिक नेसेसिटी है अभी 12th पढ़ना, ग्रेड करना।
अगर आपको पढ़ना पसंद है तो वो भी एक जैसे बाकी सारी चीजें वैसे पढ़ना भी है। हम लोग अलग एक्सरसाइज कर करके इसको और वो करते हैं, तो कई बार दिमाग जिस चीज को बहुत प्रेशर कहता है कि ये करो ये करो ये करो, तो करने का मन ही नहीं करता है पॉइंट टाइम के बाद। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि लोगों की रीडिंग हैबिट छूट जाती है इंडिया में आफ्टर ग्रेजुएशन, क्योंकि इतना प्रेशर देके पढ़ाई का रहता है कि अब दिमाग कहता है कि यार कितना कर लिया अब नहीं करते हैं, जिस चीज से दूर भागते हैं जिसमें प्रेशर पड़ता है। तो एक तो ये पार्ट है हमारा जो लोगों की मेंटालिटी है, मोस्टली मैंने देखा है। अलग चीज नहीं है, जैसे बाकी काम है, जैसे आप डांस कर रहे हो, गाना गा रहे हो, आप जिस जिस तरीके से खाना बना रहे हो, रीडिंग इज ऑल्सो हॉबी, इट्स समथिंग व्हिच हेल्प्स यू माइंड योरसेल्फ, कनेक्ट योरसेल्फ बेटर। तो ये भी सिंपल ही एक चीज है, कोई बात बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो समाज का क्या है, अभी आप 12th कर लिया, अब जैसे मेरा है कि मैं यहाँ पर हूँ, अब इसके बाद भी मुझे पसंद है पढ़ना, मैं पढ़ती हूँ, तो आप मेरे घर वाले कह रहे हैं क्यों पढ़ती हो इतना भाई, अब क्यों पढ़ रही हो, इतना टाइम वेस्ट, इतना क्या पढ़ोगी, अब क्या पढ़ रही हो, कितना पढ़ती रहोगी, जिंदगी भर पढ़ते ही रहना है तुम्हें। तो अब ये है, मतलब वो पलट जाएंगे बाद में जाकर, उनकी बिल्कुल भी सुनने की जरूरत नहीं है, जो मन में आ रहा है करो, जो भी मन में आ रहा है, डू व्हाट यू फील लाइक, व्हाट यू फील दिस इज द राइट थिंग आई वांट टू डू। आपके मार्क्स अच्छे आए, दिस मेक्स मी वेरी क्लियर कि आपको पता है कि पढ़ाई प्रायोरिटी है, उसको ऊपर रखना ही रखना है, बिकॉज दैट इज इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू डेवलप एन इंटेलिजेंस विच इज रिक्वायर्ड फॉर द सोसाइटी एंड टू सस्टेन इन सोसाइटी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए ये इम्पोर्टेंट है। पर उसके साथ में ये कतई कहीं नहीं लिखा है, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सिर्फ पढ़ते हैं। जितने भी फेमस लोग हैं, ये लियोनार्डो दा विंची से लेकर के आपकी, आई थिंक यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी इज द ओनली वुमन जिन्होंने एक बार नोबेल प्राइज फिजिक्स में पाया है, एक बार नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में पाया है। मोस्टली आई थिंक कोई और पुरुष भी नहीं है जिसने 2 बार नोबेल प्राइज जीता है। उन्होंने एक बार फिजिक्स में, एक बार केमिस्ट्री में। शी वाज ब्रिलियंट बॉयलिंग बचाती थी, शी वाज वेरी गुड एट कुकिंग, शी लाइक टू डू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो जिस हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट ऐसा है ही नहीं कि किसी एक चीज को करने के लिए हम बने भाई, वी आर मेड टू डू मल्टीपल थिंग्स, वी आर बोर्न टू डू मल्टीपल थिंग्स। और मुझे पेरेंट्स भी अब धीरे धीरे इस चीज को समझ रहे हैं, जैसे जैसे बच्चों को जितना एक्सपोजर मिलता है, जैसा कि भी सर ने कहा कि आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो इंटरव्यू में आपको पता चलेगी। मैं यहाँ पर आपके सामने सिर्फ बैठ के इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे क्लास 3rd या 2nd में स्टेज पर खड़ा कर दिया था कि जाओ जाके स्पीच। तो आई थिंक पेरेंट्स को भी ये चीज समझने की बहुत जरूरत है। हर दिशा में जिधर भी आपकी इच्छा हो उधर करिए, बस किसी चीज को अपने ऊपर प्रोजेक्ट नहीं होने दीजिए, ऑब्सेस नहीं होने दीजिए। दैट इज इट। तो व्हाट यू वांट, जो भी आपसे ये बात कहता है ना कि पढ़ने वाले बच्चे डांस नहीं करते, हमारी इतने सारे ब्यूरोक्रेट्स के एग्जाम्पल हैं, वेरी गुड एट डांसिंग, who are good कथक डांसर्स, भरतनाट्यम डांसर्स, दे आर ऑलरेडी इन ब्यूरोक्रेसी। हमारे इतने सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जो कि अच्छा गाते हैं, अच्छा लिखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी इतने अच्छे कवि थे, तो हम कभी कह ही नहीं सकते कि ये व्यक्ति सिर्फ एक ही काम कर सकता है। डू व्हाट यू फील लाइक, गो वेयर यू वांट टू गो, डू नॉट लिसन टू एनीवन। मैंने स्पीच में 3 चीजें बोली थी, सोच के आई थी कि यही 3 चीजें बताऊंगी, कंसेप्ट, रिबेलियन एंड आइडेंटिटी। इफ दिस इज योर रिबेलियन, अगर ये आपका विद्रोह है कि आपको जो इच्छा आती है आपको करनी है, गो फॉर इट, दैट इज ऑल। और ये वाली बात है, लड़की है तो और बोला जाता है, तो ये सारे स्टीरियोटाइप्स को अपने दिमाग से पहले निकालो। लड़की है बोला जाता है तो उनको और बड़े विचार बोला, डजंट मैटर, स्टैंड फॉर योरसेल्फ एनी डे, यू बी अ गर्ल और अ बॉय, खुद करो। मैं बहुत जुड़ी से भी आग्रह करता हूँ कि आप मंच पे आ जाए। आपने भी जेई में किया है, निश्चित तौर पे ऐसे विद्यार्थी जब समाज में आते हैं तो समाज घुटनों पर बैठ जाए ताकि बढ़िया फोटो आपको आ जाए। कोई जाने, सब लोग अपना अंदर बैठिए, बच्चे सब अंदर बैठिए।